सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए, सब लोग सेशन को लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए जल्दी से। क्या है बाबू? बंटी कुमार जी, गुड इवनिंग बच्चा। सर, प्लेटफॉर्म का रीजनिंग 3200 चैप्टर वाइज करवा दीजिए, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। बाबू जितने भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ ना अच्छे अच्छे, वो 3200 वाले क्वेश्चन से ही चुन रहा हूँ, ठीक है? ताकि उसमें से अभी अच्छे क्वेश्चंस का चयन कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन ऐसे ही एज यूजुअली बनने वाले हैं उस क्वेश्चंस को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। बंगाली बाबा गुड इवनिंग। कहाँ थे बंगाली बाबा कल आप? बड़ा अच्छा लाइन लिखे हैं, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल वक्त बदल कर दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब है। वक्त का अपना ही अलग मिजाज होता है दोस्त, ठीक है? वक्त का अपना ही अलग मिजाज होता है, और उसके मिजाज तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। चलिए आइए, देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा, नेट स्लो चल रहा है ना? कोई नहीं, ये सब इशू तो होता रहेगा, बिहार में है तो। देखो 12 से 30 लाने हैं और 30 से 61 लाने हैं, तो ये तो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखता है कि 30 दूना 60 करके और +1 कर दे तो 61 होगा, ठीक है? होगा ना? अच्छा देखिए, तो यहां से यहां आने के लिए 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6, यानी कि अगर हम यहाँ 2.5 से गुना कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है बाबू, तो 2.5 से मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, और दूसरे फेज में 2 से मल्टीप्लाई हो करके और +1 ऐड हो रहा है। ये वाली व्यवस्था हमको अंजाम देनी है। अब चलो देखते हैं ये वाली व्यवस्था किसमें लगती है। 8 दूना 16 और 8 का आधा 4, तो 16 4 20 हो जाएंगे, यहाँ 21 दे रखा है, खत्म कर लो। 18 दूना 36 और 36 का आधा 9, तो 36 और 9 45 हो जाएंगे, यानी यहाँ 2.5 गुना हो रखे हैं, ठीक है? अब देखो 45 दूना 90 और 90 +1, यानी यहाँ 2 गुना और +1 भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बेहतरीन तरीके से इजी वे में हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है? आज देखिए, आज हमारे बंगाली बाबा जो है शायरी के मूड में आ गए हैं, एक से एक शायरी लिख रहे हैं। क्या बात है बाबू, सुन लीजिए आप लोग भी। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी जगह छोड़ देते हैं। क्या बात है बंगाली बाबा, आपको तो शायरी शायरी में भी माहिर होना चाहिए। अब देखिए, होता क्या है ना कि सब किसी की हॉबी होती है, कुछ ना कुछ हॉबी होती है। तो कभी कभी ये हॉबी जब आए ना, तो खाली समय में इस हॉबी को यूज किया करो, उससे बहुत राहत मिलती है, बहुत कुछ नयापन करने को मिलता है। टेक्निकल फ्रेंड्स, खुश रहो बाबू। चलिए देखिए, तो देख बच्चा, ये क्वेश्चन जो होता है ना रे बउआ का झुनझुना होता है। हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन में दिमाग खर्चना मत। अब समझ लेना है, ये वाला 2 डॉट है तो 2 डॉट यहाँ आएगा और ये 2 डॉट यहाँ आएगा, यानी ये पूरा एक सर्किल नुमा दिखाएगा। इसमें सर्किल नुमा नहीं दिख रहा है, खत्म कर लो। इसमें सर्किल नुमा दिख रहा है, इसमें सर्किल नुमा नहीं दिख रहा है, खत्म कर लो। इसमें सर्किल नुमा दिख रहा है। अब क्या, तो देख लो, यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ ट्रायंगल ही चाहिए। यहाँ देख लो बच्चा, स्क्वायर दे रखा है तो इसको भी खत्म कर दो। मेरे भाई, जब 3 फिगर को आप खत्म कर दोगे तो जो चौथा फिगर नहीं खत्म कर पाए हो ना, वही हमारे लिए क्या है, आंसर है। क्लियर है? एक अपनी तरफ से बोल दें, कारवां गुजर जाते हैं मंजिलें रास नहीं आती हैं। कारवां गुजर जाते हैं मंजिलें रास नहीं आती है। एक गलत कदम लेने से दुनिया में हर चीज बदल जाती है। एक गलत कदम लेने से दुनिया में हर चीज बदल जाती है। चलिए, मैंने भी बोल दिया, ध्यान से देखोगे बच्चा। कहता है ना बाबू कि सर 17 अप्रैल और 2014 को कौन सा दिन होगा? तो बच्चा, सबसे पहले जब 2014 का बात करें तो हम बेसवा किसको बनाएंगे, तो 2013 को। 2000 चूंकि शताब्दी लीप वर्ष है तो ये 0 लेगा ना। अगर हम 7 से इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7 कट जाएगा और बच जाएगा 6, तो रख लिए। अब 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 2013 का काम निपट गया। अब अप्रैल में 17 तक जाना है तो 14 में जनवरी 31 दिन का तो 3, और फरवरी 28 दिन का तो 0, और मार्च 31 दिन का तो 3, और अप्रैल में बोला है 17, तो 7 दूना 14 खत्म हो गया मेरे भाई, और 3 बच गए। तो देख लो, तो
6 3 9, 9 3 12 और 12 2 14 खत्म हो गए क्या? यहां से एक बच गया, 3 1 कितना बचा? तो भाई 4 बचा। और 4 होने का मतलब होता है कि गुरुवार हो जाना। गुरुवार किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा। अच्छा देखिए, ये वाले क्वेश्चन तो होते हैं ना एकदम कह लो कि बउआ का झुनझुना होता है। अब देख लो यू के बाद क्या दिखता है जी? तो ए दिखता है। अगर हम यहां यू रख के सोचे तो यू ए सी बी टी दिखता है, तो यू ए सी बी टी दिखता है। ठीक है, और फिर यहां यू के बाद क्या रख सकते हैं हम? तो ए रख ले तो यू ए सी बी डी दिखता है, और यहां यू ए सी बी डी रख सकते हैं, तो यू ए सी बी यहां कुछ छूटा हुआ है। यू ए सी के बाद हमेशा क्या दिखता है? तो बी डी दिखता है। ठीक है, यहां पे कुछ रास नहीं आ रहा है, एक डॉट साइज छूटे हुए हैं। देखिए थोड़ा, 1 2 3 4 5 है, 2 4 2 6 2 8 है। हाँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ही डॉट है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 4 2 6 और 2 8 है। यानी ये बन क्या रहा है? अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो सी यू ए सी बी तो जा रखा है, यू ए सी बी जा रखा है, लेकिन यहाँ डी है, यू ए सी बी जा रखा है, नहीं यहाँ पे 2 डॉट है। देख लो ध्यान से, यहाँ सिंगल डॉट नहीं है, यहाँ पे आप 2 डॉट कर दो तो क्या बन जाएगा? यू ए सी बी डी, यू ए सी बी डी टी, यू ए सी बी डी टी, और यू ए सी बी डी टी, यू ए सी बी, यहां भी 2 डॉट है। यहां भी कितने डॉट है? तो 2 डॉट है। तो यू ए सी बी और डी टी। चलो अब देखो तो क्या निकल के आया? सी डी ए टी यू बी डी। अच्छा ये ढूंढो तो कहीं है क्या? सी डी ए टी यू बी डी चाहिए, सी डी ए टी नहीं, सी डी ए टी यू डी बी डी, यानी लास्ट में डी, यानी यहां कहीं एक और छूटा हुआ है। कहां? सी यू यू ए सी बी डी टी, यू ए सी बी डी टी, यू ए सी बी डी टी, यू ए सी बी डी टी। ठीक है, ये आने चाहिए। इसमें एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, उस एक्स्ट्रा को हटा दीजिए, यू के बाद यहां डी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे, डी ई एफ आ रहा है, डी के बाद ई नहीं रे बच्चा, डी के बाद ई एफ तो नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा बाबू देखिए, इस मिरर को अगर पलटेंगे तो ये ट्रायंगल जो इस साइड से बना है ना, ये ट्रायंगल मेरा इस साइड से बनेगा, यानी ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, ये दोनों ऑप्शन बच गया। अच्छा सोचो, ये एरो जो है वो एरो इधर से आने लगेगा ना, दोनों में है। अच्छा इसकी बात करें तो वो यहां आ जाएगा, दोनों में है। अच्छा पी देखो, इधर आकर के पी इधर घूम जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट वन देखोगे, 5 तिहाई 15 में से 2 गया 13, 7 दूना 14 प्लस 4 हो गया। अच्छा 3 तिहाई 9 और 2 11, 5 25 नहीं, 3 2 5, 5 6 7 5 12 नहीं, 5 3 8, 7 2 9। अच्छा 8 9 10 11 12 13, देख लो मिल गया लॉजिक। इन दोनों को जोड़ दो, जब 3 और 5 को जोड़ोगे ना तो 3 5 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब देख लो इस 13 8 में अगर हम 13 माइनस करते हैं तो कितने आ जा रहे हैं? 5 आ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर से देख लो, अगर 7 को और 2 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? तो 9 हो जाएंगे। 7 और 2 को जोड़ोगे, 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएंगे। अच्छा 9 में से अगर 18 को माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यानी बीच में कितने आने चाहिए? 7 आने चाहिए। तो 11 और 11 को जोड़ो, 11 11 को जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखो हमेशा इधर वाला मान छोटा, इधर वाला मान बड़ा होता है, तो 22 में क्या घटाने पर, क्या में 22 घटाने पर 7 आएगा? तो 29 रख दो ना, 29 में अगर 22 घटाओगे तो 7 आएगा। दे रखा है, आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, देख लो ध्यान से समझोगे, अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखिए कितने घर हैं बच्चे?
बहुत टाइम से बना रहा था सर, ये क्वेश्चन नहीं बना, अब बन जाएगा ना। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसीलिए तो सेलेक्ट करके लाता हूं। कहता है 6 घर हैं ABCDEF एक कॉलोनी में स्थित है। अब 6 घर हैं और इसको डायरेक्शन में सेट करना है, तो यहां हवा में मत बनाना, यहां पे बिल्कुल डायग्राम को ड्रॉ करना। देख लो बच्चा क्या कहता है, कहता है कि सर डी जो है ना वो ई के 60 मीटर दक्षिण में होगा, तो जहां भी भैया ई को रखेंगे ओकरा से 60 मीटर दक्षिण में आएंगे और यहाँ पे हमारा डी मिल जाएगा। अब कहता है सर एफ बी के दक्षिण में 40 किलोमीटर है, तो एफ जो है वो बी के दक्षिण में 40 किलोमीटर छोड़ दीजिए, इससे रिलेशन नहीं जुड़ा। ए ई से 30 किलोमीटर उत्तर में है, और ए ई से 30 किलोमीटर कहाँ है भाई, तो उत्तर में है। अब कहता है एफ ए से 50 मीटर पूरब में है, तो एफ ए से 50 मीटर कहाँ है, तो पूरब में है। अब देखिए एफ से बी जुटा क्या, तो एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो जहां भी बी होगा ना उसके 40 मीटर दक्षिण में एफ होगा। अब देखिए क्या कहता है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, और सी जो है वो बी के 50 मीटर पश्चिम में है, यानी 50 मीटर जुड़ जाने पर कौन मिलेगा, तो सी मिलेगा। अब कहता है सर ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात करो, तो अब देख लो भाई ए से सी जाना है, ए से हमें सी जाना है, और ए से सी जाने के लिए सबसे पहले देखोगे नॉर्थ में जाना होगा, और जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, यानी 40 मीटर ही जाना होगा। तो 40 मीटर नॉर्थ देख लो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मेरे भाई। तो आंसर किसको करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी को करोगे। नेक्स्ट वन देखिए, ध्यान से समझिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और एकदम बउआ का झुनझुन्ना वाला प्रश्न होता है। कहता है सर यदि पहला घटक एक स्वर और अंतिम घटक एक व्यंजन हो, तो देखिए तो पहला घटक जी है और जी स्वर नहीं होता, यानी पहला शर्त खत्म हो गया। दूसरा शर्त कहता है यदि पहला घटक एक व्यंजन और अंतिम घटक एक स्वर हो, तो देखिए पहला घटक व्यंजन है जी लेकिन वाई स्वर नहीं है, यानी दूसरा कोड भी खत्म हो गया। तो तीसरे कोड की ओर बात करेंगे, यदि तीसरे और पांचवें दोनों घटक स्वर हों, तो देखिए तो तीसरा स्वर है और पांचवा भी स्वर है, यानी बाबू इस पे तीसरा नंबर का कोड जो है ना ये अप्लाई हो रहा है। तो तीसरे नंबर का कोड अप्लाई हो रहा है, तो क्या कहता है आगे पढ़ोगे, यदि तीसरे और पांचवें दोनों घटक भैया स्वर हैं, तो पांचवें घटक को तीसरे घटक के कोड के रूप में और तीसरे घटक को पांचवें घटक के रूप में कोडबद्ध किया जाए। इसका मतलब है कि ई दोनों पोजीशन को इंटरचेंज करवाना है। तो देखिए जी के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, आर की बात करें तो हम 0 लिखेंगे, और ए के जगह आई का कोड लेंगे तो आई के लिए 3 लिखेंगे, और भी के लिए मेरे भाई 8 लिखेंगे, और आई के जगह ए का कोड 9 लिखेंगे, और टी के लिए हम लोग 6 लिखेंगे, और वाई की बात करें तो 4 लिखेंगे, यानी 50 38 96 चाहिए। 50 38 96 4 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। देखिए बाबू, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बड़े कम पूछे जाते थे, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आप बच्चों को है ना स्पष्टता दिखने लगेगा। अब देख लो भाई, एक खुशखबरी तो और भी आ गई, एनटीपीसी के भी 10,000 समथिंग पोस्ट आ चुके हैं, यानी अब तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इधर से एएलपी फाइनल करना है, और जो बच्चे एलपी नहीं भर पाए थे, हम लोग को भी बड़ा मलाल लग रहा था कि भैया इतना वैकेंसी बढ़ाया है, फॉर्म भरने का डेट फिर से नहीं निकाला है, अगर उसी समय ये फॉर्म निकाल देता तो बहुत सारे बच्चे और जुड़ जाते। तो मलाल लग भी रहा था, तो उनकी मलाल अब कम करने के लिए आप देख लो एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, जैसा कि मार्केट में आ चुका है कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, और 10,500 के आसपास बच्चा कोर्स है, तो ये कम नहीं होते हैं। अब जो बच्चे एएलपी का फॉर्म नहीं भर पाए थे ये सोचकर कि सर इतने में होगा कि नहीं होगा, इतनी कम वैकेंसी है, वो एनटीपीसी को मत चूकोगे मेरे भाई। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बिल्कुल एनटीपीसी को भरने में मिस मत कीजिएगा, और जो ये भंडारा चल रहा है ये भंडारा कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका एनटीपीसी भी हम क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमसे उठा सको। क्या है बाबू रवि कुमार जी? सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या एक बार फिर से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बाबू, बिल्कुल, लेकिन पहले जो आ गया है ना पहले हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर रवि राज जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेंगे। देखिए कहता है सर किसने स्नातक
कुशल श्रमिक निवेदिता पर नियोजित नहीं है। तो बताइए हमको स्नातक चाहिए यानी इसमें चाहिए, स्नातक चाहिए यानी ये वाले डायग्राम में हमें चाहिए ही चाहिए। अब क्या बोला, कुशल श्रमिक है तो कुशल श्रमिक चाहिए, लेकिन हमें ये वाला चाहिए। तो इतने सारे कुशल श्रमिक आ गए। निवेदिता पर नियोजित नहीं है, तो निवेदिता पर नियोजित नहीं है इसका मतलब है कि हमको इस वाले बॉक्स से बाहर भेज दीजिए। तो जब इस वाले बॉक्स से बाहर भेज देंगे तो अब एक मेरे पास क्या बचा हुआ है, तो कुशल में 27 भी बचा हुआ है। और क्या चाहिए, श्रमिक निवेदिता पर नियोजित नहीं है, तो श्रमिक भी नहीं चाहिए और निवेदिता पर नियोजित भी नहीं चाहिए। तो श्रमिक भी नहीं चाहिए यानी ये भी वाला हिस्सा नहीं चाहिए, यानी डायरेक्ट उसने पूछा कितने स्नातक कुशल श्रमिक निवेदिता पर नियोजित नहीं है। तो श्रमिक चाहिए, स्नातक चाहिए, कुशल चाहिए, लेकिन निवेदिता नहीं चाहिए। तो इसकी संख्या निकल करके कितनी आ गई, तो 27 आ गई। 27 ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे रखा है, तो हम लोग आंसर नंबर डी को लगाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, कुछ नहीं था, ध्यान से देखिएगा। ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी को इस वाले शर्त के अनुसार, इस वाले जो शर्त दिए गए हैं इस शर्त के अनुसार हमको इसका कोड दिखना है। तो G के लिए 5, R के लिए 0 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। अगर ये शर्त नहीं रहता ना तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास शर्त भी है, तो हमें इस शर्त का अनुसरण करते हुए काम करना है। ठीक है, तो देखो पहला शर्त क्या कहता है, यदि पहला घटक एक स्वर हो यानी वॉवेल होने चाहिए। क्या G वॉवेल है? नहीं है ना, इसका मतलब 1 नंबर शर्त लागू नहीं हो सका। अच्छा, दूसरे शर्त को पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक कॉन्सोनेंट और अंतिम घटक एक स्वर हो, तो पहला तो कॉन्सोनेंट है लेकिन अंतिम वॉवेल नहीं है, तो दूसरा भी काम नहीं किया। फिर कहता है यदि तीसरे और पांचवें दोनों घटक स्वर हो, तो देख लीजिए तीसरा घटक भी स्वर है और पांचवा घटक भी स्वर है। इसका मतलब है कि ये वाली जो है ना, ये वाली बात सही हो गई। ठीक है, तो हमें तीसरे घटक के अनुसार काम करना है। तो देखो क्या कहता है, तो कहता है अगर ऐसा हो जाए ना तो इस कूट के रूप में तीसरे घटक को पांचवें घटक से, तो जो तीसरा घटक है उसको पांचवें से बदल लीजिए और जो पांचवा घटक है उसको तीसरे से बदल लीजिए, और बाकी कोई काम नहीं करना है। तो बाकी सारे चीज को सेम छोड़ देना है। तो अब देखो ग्रेविटी इस तरह से बदल गया, आई और ए की पोजीशन चेंज हो गई। अब देखो जी के लिए आप क्या लिखोगे, तो 5 लिखोगे। आर के लिए आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। आई की बात करें तो आप 3 लिखोगे। अगर भी की बात करें तो आप 8 लिखोगे। ए की बात करें तो आप 9 लिखोगे। टी की बात करें तो आप 6 लिखोगे और वाई की बात करें तो आप 4 लिखोगे। यानी अपने ऑप्शन में आप 50, 38, 96, 4 ढूंढोगे। तो देखो तो 50, 38, 96, 4 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। सर इसका पीडीएफ मिलेगा? इसका पीडीएफ अपलोड हो चुका होगा दोपहर में ही। कौशल बाबू पीडीएफ चला गया है ना? चला गया है बाबू, पीडीएफ दोपहर में ही चला गया है और रात्रि में आपको इसके बोर्ड स्लाइड भी मिल जाएंगे। देखिए बंगाली बाबा कह रहे हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ है, तो बिल्कुल इससे रूबरू रहिए ना। हम इसीलिए तो पीडीएफ भेज देते हैं ताकि आप बच्चे जब बना लोगे इसको और बना करके बैठोगे ना, तो फिर आपके लिए गेम जो है वो आसान हो जाएगा। किसका चाहिए? वायरल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बाबू? वायरल की बात कर रहा है। और देख लो वायरल को क्या लिखता है, तो एक्स लिखता है, के सी, उसके बाद टी सी, के एल लिख रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 2 4 2 6 1 7 है, 2 4 2 6 ही हमने लिखा। अच्छा आई छूट गया, ये आई हो गया और ये एल हो गया। अब ध्यान से समझोगे तो भी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, यानी 2 बढ़ गए। 9 से 11 होने के लिए 2 बढ़ गए, 1 से 3 होने के लिए 2 बढ़ गए, 18 से 20 होने के लिए 2 बढ़ गए, 1 से 3 होने के लिए फिर से 2 बढ़े, और 9 से 11 होने के लिए 2 बढ़े, और 12 से 14 होने के लिए 2 बढ़े। यानी आप अगर प्लेस वैल्यू के साथ इसका काम करोगे तो बड़ा आसानी से आप काम कर सकते हो। रविराज जी खुश रहिए बाबू, जल्दी से इस बार वैकेंसी को क्लियर कीजिए।
और जल्दी से हम लोग का मुंह मीठा करवाइए। बस हमारे तरफ से यही आशीर्वाद होगी आप सारे बच्चों को। चलिए देखिए ध्यान से, हाँ हमें तो बच्चा 2 ही ना जोड़ना है रे, तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ बाबू क्लास डेली होता है। 19 में 2 जोड़ेंगे 21 आएगा क्या, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 18 में 2 जोड़ा तो 20, 1 में 2 जोड़ा तो 3, और 20 में 2 जोड़ लिया 22, 5 में 2 जोड़ दिया 7, 7 में 2 जोड़ दिया 9, और 25 में 2 जोड़ दिया 27। यानी यूवीटी चाहिए। तो देख लो यूवीटी, उसके बाद सीवीजी चाहिए, सीवीजी, उसके बाद आईए चाहिए, आईए इसमें दे रखा है। यानी यही हमारे लिए क्या हो गया, तो परफेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर किसको लगाने वाले हैं, तो आंसर हम लोग डी नंबर को ही लगाने वाले हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। अक्सर बच्चे आप लोग क्या करते हो ना कि लॉजिकल रीजनिंग की प्रश्न आती है तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है, आप छोटी छोटी गलतियां कर करके अपने लॉजिकल रीजनिंग को बर्बाद कर लेते हो। तो ध्यान से समझोगे, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ होते हैं। तो जब MS धोनी एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है और सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ होते हैं तो MS धोनी जी भी फिट और स्वस्थ होंगे। तीसरा कहता है MS धोनी विभिन्न उत्पादों का विज्ञापनों द्वारा यानी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। यह 3 स्टेटमेंट दिया गया। अब देखो निष्कर्ष कहता है सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। तो यहां स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में धोनी जी की बात करी गई है कि वो विज्ञापन के द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। बाकी क्रिकेटरों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है उसका कंक्लूजन हम कभी निकाल नहीं सकते हैं। देख लो MS धोनी फिट और स्वस्थ हैं, तो ये तो यही क्लियर हो गया था ना कि MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर जब फिट और स्वस्थ होते हैं तो ये तो लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, तो ये फिट और स्वस्थ होंगे। MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादकों का विज्ञापन करते हैं। अच्छा देखिए यहां 3rd नंबर स्टेटमेंट में यह बात करी गई थी कि विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन यहां कहीं भी स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि वो सिर्फ मार्केट में चल रहे बेस्ट उत्पादों का विज्ञापन करते हैं या वो किसी भी उत्पाद का उत्पादन विज्ञापन करते हैं। तो MS धोनी जी एडवर्टाइजमेंट तो करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट का, लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट का करते हैं या साधारण प्रोडक्ट का भी करते हैं। तो इस कारण से ये तीसरा नंबर क्या हो गया, तो गलत हो गया। यानी केवल इसके लिए 2 सही है और 2 किसमें दे रखा है, तो देख लो, तो केवल C अनुसरण करते हैं नहीं, A और C अनुपालन करते हैं नहीं, A और B अनुपालन करते हैं नहीं, केवल B अनुपालन करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हम सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट ऑप्शन चुनेंगे। तो देख भाई होता क्या है ना कि अक्सर लॉजिकल रीजनिंग में जो है हम लोग थ्योरी जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय दमदार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग की सबसे बड़ी बुराई यही है कि जिस समय आपको थ्योरी सिखाई जा रही है ना उसी समय आप जम के प्रैक्टिस कर लो तो पूरी जिंदगी लॉजिकल रीजनिंग कभी गलत नहीं करोगे। लेकिन आप बच्चे क्या करते हो कि जिस समय सर ने थ्योरी पढ़ाई उस समय आपने बस थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिस अच्छा नहीं किया, जिसके कारण कमजोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा देखिए क्या कहता है, 4 भाई अमन, गौरव, आकाश और लोकेश हैं। अपने पारिवारिक समारोह में एक वृत्ताकार मेज के आमने सामने बैठे हुए हैं। उनके व्यवसाय क्या क्या हैं, तो वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर हैं। 4 भाई 4 व्यवसाय। जो लोकेश प्रोफेसर नहीं है, वर्तमान में चल रहे IPL के बारे में बातचीत करना शुरू करता है। तो ध्यान से समझिएगा, कहता है कि भैया 4 भाई हैं, तो सबसे पहला काम करो, एक सर्किल बना लो, इस सर्किल पे 4 लोगों की व्यवस्था कर लो और सबसे पहले बाबू अमन का नाम लिख लो, उसके बाद गौरव जी हैं और उसके बाद बात करें तो आकाश आ गया और उसके बाद बात करें तो कौन आ गया, तो लोकेश आ गया। पहला काम यही करना है आपको। 4 लोग हैं और 4 प्रोफेशन है इनका, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, तो कहता है लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, यानी लोकेश के बारे में हमें पता चल गया कि लोकेश का पेशा प्रोफेसर का नहीं है, वर्तमान में चल रहे IPL के बारे में बातचीत शुरू करता है और उसके बाद इंजीनियर प्ले ऑफ में पहुंच सकने वाली टीम के बारे में एक लंबा भाषण देता है।
तो भैया कौन इंजीनियर है? तो लोकेश इंजीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहां साफ साफ कह रखा है कि लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, वर्तमान में चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत कर रहा है, यानी लोकेश आईपीएल के बारे में बातचीत कर रहा है और इसके बाद इंजीनियर बात करना शुरू करता है। तो लोकेश के बाद जब इंजीनियर बात करना शुरू करता है, इसका मतलब लोकेश मेरे भाई इंजीनियर भी नहीं है। हो गया, आगे चलते हैं। अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा है। अब अमन जो है ना वो इंजीनियर के सामने, तो एक इधर छोड़ करके यहां पे इंजीनियर को रख लो। तो अमन इंजीनियर के सामने और किसके बगल में है? तो प्रोफेसर के। तो लोकेश प्रोफेसर नहीं है, तो फिर प्रोफेसर किसको होना पड़ेगा? तो प्रोफेसर गौरव को होना पड़ेगा। कहता है फिर इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला। तो आकाश कब बोला? तो चर्चा के अंत में बोला। तो अब बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर है? तो पता तो चल चुका है कि प्रोफेसर जी कौन है। तो गौरव जी जो है वो प्रोफेसर हैं, क्योंकि साफ साफ कह रखा था। ये वाली लाइन को देखो, अमन इंजीनियर के सामने बैठा है और प्रोफेसर के बगल में है, तो अमन भी प्रोफेसर नहीं है। तो प्रोफेसर है कौन मेरे भाई? तो प्रोफेसर गौरव है। यानी क्वेश्चन इतना बेहतरीन था कि छोटा सा था लेकिन दमदार पैकेज वाला क्वेश्चन था। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ बाबू, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा देखिए क्या कहता है, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है। तो जब किसी का स्थान हमको दोनों तरफ से मालूम चल जाए तो दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए। 11 और 7 18 हुआ और 18 में से मेरे भाई एक घट गया तो 17 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था सर। कहां खतरनाक क्वेश्चन था, एकदम झुंझुन्ना वाला तो क्वेश्चन था, इतना इजी बनने वाला था। देखिए प्लस का मतलब इनटू है, तो जहां प्लस है इनटू रख लो। इनटू का मतलब माइनस है, तो इनटू तो है ही नहीं तो माइनस रखेंगे नहीं। डिवीजन का अर्थ प्लस है तो यहां डिवीजन रख लो। और फिर कहता है सर इनटू का अर्थ माइनस है, तो इनटू का अर्थ माइनस है तो माइनस रख लो। प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ माइनस है और डिवीजन का अर्थ प्लस है। चलो हो गया भैया, डिवीजन का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ माइनस है। सबसे पहले डिवीजन करोगे तो 2 सते 14 कट जाएंगे, 8 सते 56 हो जाएंगे और 56 में 5 आप जोड़ दोगे तो 61 हो जाएंगे। भैया 61 आए क्यों नहीं जी? अच्छा डिवीजन प्लस था ना रे, हम भी तो हद कर देते हैं। डिवीजन क्या था? प्लस था। प्लस क्या था? तो इनटू था और इनटू क्या था? माइनस। तो पहले 8 दूना 16 हो गया, 14 प्लस 16 30 हो गया और 30 में से 5 घट गया तो कितना हो गया? तो 25 हो गया। 25 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे। अच्छा 2-4 पजल रोज करवाएं, ठीक है, कोशिश करेंगे कि 2-4 पजल रोज करवाएं। आप लोग भागोगे नहीं ना? पहले कमिट करो कि आप लोग नहीं भागोगे तो हम 2-4 पजल रोज करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा जैसे ही टफ क्वेश्चंस आते हैं ना, बच्चे साथ छोड़कर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कमिट करो कि मैं भागूंगा नहीं, तो मैं टफ क्वेश्चन जो है वो करवाना बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा। आइए बाबू देखिए क्या कहता है, सोहन मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है। तो कोई सोहन है, ये किससे लंबा है भैया? तो ये मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है, तो सोहन गीता से छोटा है। अब कहता है और मोहन मेघना जितना लंबा है। तो मोहन जो है वो मेघना जितना लंबा है, लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। लेकिन कोमल से क्या है? तो अधिक लंबा है, कोमल से अधिक लंबा है। तो मेघना किससे लंबा है या लंबी है? तो देखिए तो मेघना किससे लंबा है या लंबी है? तो गीता से लंबी है, तो मेघना गीता से लंबी हो ही नहीं सकती। सोहन से छोटी है, बिल्कुल हो सकती है। कोमल से छोटी है, बिल्कुल नहीं। मोहन से छोटी है, बिल्कुल नहीं। तो किससे छोटी है? तो सोहन से छोटी है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। आगे चलें। अरे नहीं नाराज है रे विष्णु, बस तू कहता है वैसा क्वेश्चन को तू कहता है रिपीट करने के लिए जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, आसानी से बनने वाला है। आपसे नाराजगी रख के क्या करेंगे भाई, बताना। अब देखो क्या कहता है,
हरिचंद्र का संबंध किससे बतलाना है जी? तो हरिचंद्र का संबंध सर रोहना से बतलाना है। हरिचंद्र का संबंध किससे बतलाना है? तो रोहना से बतलाना है। तो चलिए हम लोग काम को करते हैं शुरू। सबसे पहले खोजिए रोहन को। सबसे पहले किसको खोजेंगे? रोहन को। और रोहन से जोड़ते हुए हरिचंद तक पहुंचेंगे। तो देखिए रोहन सुमित का भाई है, तो सुमित भी तो इसका भाई है। और सुमित किससे शादी करना चाहता है? तो सुजाता से शादी करना चाहता है, अभी हुआ नहीं है। और सुजाता हरिचंद्र की बेटी है। अगर इसका भाई रोहन का भाई सुमित सुजाता से शादी कर लेगा तो हरिचंद्र सुमित का भी ससुर होगा और रोहन का भी ससुर होगा। अब कहता है रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहन है। तो अब भैया क्लियर हो गया कि सुजाता और सुनीता क्या है? बहन है। और इस सुमित चाहता है कि हम किसको? तो सुनीता को तलाक दे दे, यानी सुनीता से शादी कर रखा है और अब वो बीवी को छोड़कर रसाली से शादी करना चाहता है। इसका मतलब है कि सुमित के ससुर जी हरिचंद हो गए। तो रोहन सुमित का भाई है, तो रोहन का भी ससुर हरिचंद हो गया, तो हरिचंद ससुर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो गया। आगे चले क्या? कोई बात नहीं बाबू, बस जुड़ गए हैं तो प्रॉफिट लीजिए हमसे, ठीक है? जितना हो सके ना बाबू उतना प्रॉफिट लीजिए हमसे। देख बाबू क्या कहता है, रोहन जो है ना सर, ये रोहन जो है ये भाई है। किसका भाई है रे? तो सुमित का भाई है, तो आमने सामने होगा। अब कहता है सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है और सुजाता हरिचंद्र की बेटी है, छोड़ दीजिए। अब रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है, तो रोहन ये जो है ना किसको तलाक देना चाहता है? तो सुनीता को यह तलाक देना चाहता है। और फिर कहता है कि सुजाता और सुनीता बहन है। तो बताइए सुनीता की बहन कौन है? तो सुनीता की बहन सुजाता है। ये सुनीता की बहन कौन है? तो सुजाता है। और यही सुजाता से शादी कौन करना चाहता है? तो ये सुजाता से रोहन शादी करना चाहता है, यानी वाइफ को छोड़ करके और शादी करना चाहता है। तो अब कहता है कि सुजाता हरिचंद की बेटी है, तो जब सुजाता हरिचंद की बेटी है तो सुनीता भी हरिचंद की बेटी होगी, यानी हरिचंद जो होगा बाबू हरिचंद्र यहां होगा। अब पूछा गया है हमसे कि हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है? तो हरिचंद्र जो है वो रोहन के पत्नी के पिताजी हैं और पत्नी के पिताजी हैं, इसके मतलब डायरेक्ट ससुर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग अपना सबसे बेस्ट आंसर बनाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, 65 लोगों की कक्षा थी ना, 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, 25 छात्रों को केवल इंग्लिश पसंद है, 15 को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, 8 को कंप्यूटर पसंद है और 3 छात्र तीनों विषय पसंद करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों पसंद करता हो। साथ ही कोई ऐसा छात्र नहीं है जो गणित और कंप्यूटर दोनों पसंद करते हो। तो कितने लोगों को केवल कंप्यूटर पसंद है? अब हमको केवल कंप्यूटर वाले के बारे में जानना है। तो देखिए टोटल 65 लोग में से 20 लोग तो केवल गणित पसंद कर लिया, तो वो 20 को कंप्यूटर नहीं पसंद होगा। तो 65 में से 20 गया तो बच गया 45 लोग। और वो 45 गो में 25 लोग ऐसा था जो केवल अंग्रेजी पसंद कर लिया, तो 45 गो में 25 गो और निकल गया, तो अब बच गया 20 लोग। यही 20 में केवल कंप्यूटर पसंद करने वाला होगा। अब 15 छात्र ऐसा था जो अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद कर लिया। 8 छात्र जो था वो कंप्यूटर पसंद करता है, तो 8 छात्र कंप्यूटर पसंद किया, यानी ये 20 में से 8 गो तो हमको मिल गया, बचा कितना गो? 12 गो। और 3 छात्र तीनों विषय पसंद करता है, और ऐसा कोई नहीं था जो अंग्रेजी और कंप्यूटर दोनों ही पसंद करता है, और कोई नहीं था जो गणित और कंप्यूटर दोनों पसंद करता है। तो बच गए कितने? तो 12 गो। 8 लोग को यहाँ दे चुका है और 12 लोग अभी बचे हुए। डायग्राम बनवा देगा, कोई ऑप्शन नहीं है, डायग्राम बनवा देगा। यानी इसको कह सकते हैं कि लॉजिकल वेन डायग्राम का अच्छा क्वेश्चन है। अगर साधारण सा क्वेश्चन होता तो बिना डायग्राम बनाए ही हमारा काम जो है वो आसानी से चल जाता, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ये डायग्राम आपसे बनवा देगा। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। जब इसकी मंशा यही है कि ना सर बिना डायग्राम के हम ना समझ लेंगे, तो चलो भैया डायग्राम से समझ लो। कितना लोग हैं बाबू? 65 लोग हैं और 3 वेन डायग्राम है। कितने वेन डायग्राम है? तो 3 वेन डायग्राम है। इस वेन डायग्राम में क्या क्या था? तो मैथ था, और क्या था? तो इंग्लिश था,
और क्या था, तो कंप्यूटर था। और टोटल लोग कितने थे भैया, तो 65। अब जैसा कि उसने कह रखा है कि 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, तो ये 20 लोग केवल गणित में आ गए। 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी पसंद है, तो ये 25 लोग केवल अंग्रेजी में आ गए। 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, तो 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है। 8 छात्र को कंप्यूटर पसंद है, तो 8 छात्र को कंप्यूटर पसंद है। 3 छात्र तीनों विषय, यानी 3 छात्र तीनों विषय पसंद करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कंप्यूटर और इंग्लिश पसंद करता हो, यानी यहाँ 0 है। और साथ ही ऐसा कोई नहीं है जो गणित और कंप्यूटर पसंद करता हो, ये भी 0 है। अब बोला कितने छात्रों ने सर केवल कंप्यूटर पसंद किया, तो ध्यान से देखिएगा, केवल कंप्यूटर पसंद करने वालों के लिए हमको इन सब को जोड़ के 65 में से भाई घटाना होगा। तो 25 और 20 जोड़ दिए 45, और 45 और 5 50, और 50 और 10 60, और 3 63, यानी अभी तक हम लोग टोटल 63 लोगों को देख लिए हैं। तो बच गया मेरे भाई केवल 2 लोग। तो केवल कंप्यूटर पसंद करने वालों की संख्या जो निकल कर आई वो केवल 2 आ गई। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। 20 ही क्वेश्चन है, नहीं रे 20 क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल रीजनिंग है, और लॉजिकल रीजनिंग आती है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। क्लास का टाइमिंग क्या है बाबू, 7:30 बजे से लेकर क्लास आपकी स्टार्ट होती है, और कभी 8:30, कभी 8:40, 8:45, यानी क्वेश्चंस के लेवल पर डिपेंड करते हैं कि खत्म कब होंगे। लेकिन 9 बजे से पहले एंड हो जाएंगे और 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान से समझोगे क्या कह रहा है। कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें, एक एडवर्टाइजमेंट। तो सोचिए कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाता है, ताकि उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिके। ठीक है, तो कहता है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, यानी कंपनी जेड दावा कर रही है कि आप प्योर और नेचुरल हनी यानी शहद खरीदना चाहते हो तो आप कंपनी जेड का खरीदिए। अब बोला सर अजम्पशन क्या जाएगा, तो कहता है कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। हम ये अजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर कृत्रिम शहद तैयार नहीं किया जा रहा होता तो हम कहते हैं कि प्राकृतिक शहद खरीदिए, शुद्ध शहद खरीदिए, वैसी बात हम नहीं करते। हम कहीं ना कहीं नेचुरल शहद खरीदने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शहद के 2 प्रकार हैं, एक कृत्रिम भी बनाए जा सकते हैं और एक नेचुरल भी होते हैं। तो कंपनी जेड की जो शहद होती है वो नेचुरल शहद होती है। तो जब सुनेंगे कि भैया शहद नेचुरल भी होता है तो तुरंत माइंड कहेगा कि अच्छा लगता है शहद लोग मिलावटी भी बनाता है, तो बिल्कुल सही है। लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमत का भुगतान कर सकते हैं। यहां स्टेटमेंट में सिर्फ जेड कंपनी की शहद लेने को कहा गया है, और वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो शुद्ध है और नेचुरल है। उसमें कहीं नहीं बात करी गई है कि हम सस्ता में बेचेंगे कि हम महंगा में बेचेंगे, यानी ये वाली बात जो है वो बात गलत है। तो केवल एक अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अतुल प्रजापति जी सब्ट्रैक्ट करने में गलत होएगा सर, कौन सा बाबू सब्ट्रैक्ट करने में, ये एकदम सही है रे। देखना 20 लोग मैथ पसंद किया और 25 लोग अंग्रेजी पसंद किया, 45 लोग हो गया। और 15 लोग दोनों विषय पसंद कर लिया। तो जब 15 लोग दोनों विषय पसंद कर लिया है, कहता है 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, और 8 को कंप्यूटर पसंद है, 3 छात्रों को तीनों विषय पसंद है। ऐसा कोई नहीं है जिसको कंप्यूटर और अंग्रेजी पसंद है, ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसको कंप्यूटर और गणित पसंद है। ठीक है, कितने छात्र को केवल पसंद है। अच्छा यहाँ केवल नहीं लगा था, केवल बस यही लगा था ना। 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, यहाँ केवल नहीं लगा था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये घट करके कितने हो गए, तो 12 हो गए। अब जोड़ लो कितने हो गए, 20 20 40 5 45, और 45 और 12 3 15, 45 5 60, यानी 65 में से देखा कितने को, 60 को, तो बच गए कितने, 5 बच गए।
यहां तो हम देखे ही नहीं थे कि वहां केबल नहीं लगा। पीडीएफ भिजवा दीजिए, पीडीएफ बिल्कुल भिजवा दिया जाता है रे बच्चा। नेक्स्ट वन देखेंगे। अच्छा देखिए तो, एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित हैं कि दो आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा ध्यान से समझने वाली बात है, एक पंक्ति में कितने घर हैं? तो 15 घर है, और दो आसन्न घरों के बीच की दूरी जो है ना वो इक्वल है। दो आसन्न घरों के बीच की दूरी इक्वल है, यानी ये 1560 घर में अगर हम 15 से भाग दें तो 15 तिया 45 हो गया, 15 तिया 45 हो गए, और बच गया कितना? 9। तो 15 छक कितने हो गए? तो 90 हो गए। 36 बार में कट गया क्या? 15 तिया 45 तो बच गया 90, यानी हर घर के बीच में 36 फीट का डिफरेंस है। अब कहते हैं तीसरे और 7वें घर के बीच में दूरी कितनी? तो ये तीसरा आया, ये चौथा आया, ये 5वां आया, ये 6ठा आया और ये 7वां आया। तो इनके बीच की हमको दूरी चाहिए। तो देख लो यहाँ पे कितना? तो 36, 36, 36 और 36। 3 3 6 3 9 3 चको 12, यानी 120 यहाँ हो गया, और 6 4 की 24 यहाँ आ गए, यानी ये टोटल हो गया 4 6 1, यानी 164 फीट। 164 फीट तो दे नहीं रखा है, 570 फीट। यदि अच्छा पहले और अच्छा क्वेश्चन है रे, ध्यान से देख। पहले और 15वें घर के बीच की दूरी दे रखा है, पहले घर से 15वें घर को नहीं दे रखा है, पहले और 15वें घर के बीच की दूरी को दे रखा है। यानी ये रहा पहला घर और ये रहा 15वां घर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये टोटल है 560 फीट। तो ये 560 फीट जो है ये किससे कटेंगे? तो 13 घर से कटेंगे। 13 26 13 तिया 39, 13 चको 52, यानी बच गया 40। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, अब बच गया 10, यानी 43 पॉइंट समथिंग फीट जो है एक दूसरे घर के बीच की डिस्टेंस है। और अब तीसरा घर और 7वें घर की बात करें तो 4 5 6 तब 7, यानी एक गैप आया 43 पॉइंट समथिंग का, दूसरा गैप आया 43 पॉइंट समथिंग का, तीसरा गैप आया 43 पॉइंट समथिंग का, और चौथा गैप आया 43 पॉइंट समथिंग का। तो 4 4 8 4 तिया 12, 4 चको 16, ये हो गए 160 फीट। 3 3 6 3 9 3 12, यानी इसमें 12 जुट गए, 172 फीट पॉइंट समथिंग आएगा। करना क्या चाह रहे हो भाई साहब? मैथ का क्वेश्चन डाल दिया है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। पहले और 15वें घर के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक आने में 560 फीट है, यानी 14 चको 56, 40 फीट आया। अब पहले तीसरे से 7वें घर जाने में 4 4 8 4 तिया 12, 4 चको 16, 160 फीट हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गए। ठीक है, आखिर पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन करवाही के दम लिया। नेक्स्ट देखोगे। अच्छा देखिए, एक चीज आपको जानकारी देनी थी, सूचना देनी थी। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, रीजनिंग बाय अमित सर, यानी मेरे द्वारा ऑफलाइन फाउंडेशन बैच प्रारंभ की जा रही है। बैच स्टार्ट हो रही है 27 जुलाई 2024 से। इसकी समय है सुबह 9 से 10। ये प्योर ऑफलाइन बैच है। ठीक है, ये प्योर क्या है? तो ऑफलाइन बैच है। यानी इस बैच को समाप्त होने में आपके 7 मंथ्स का समय लगेगा, क्योंकि बीच में आपकी दशहरा दीपावली की छुट्टी भी जो है वो हैम्पर कर जाती है। नहीं तो ये 6 महीने में खत्म हो जाते। तो इस बैच को खत्म होने में 7 महीने लगेंगे।
बिल्कुल नए तरीके से बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट फिर से मैंने ढूंढ लिया है। तो जो भी बच्चे अब नए जुड़ेंगे उनके पास बिल्कुल और नया और यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, जो धीरे धीरे करके मैं आपको यहाँ माध्यम से देता रहूंगा। तो जो भी आपके मित्र बंधु हैं या जो छोटे कलीग हैं जो चाहते हैं कि पटना आए हैं और अब हम रीजनिंग की क्लास कहीं करना चाहते हैं, तो आप उनको हमारे समक्ष भेज सकते हो। 7 महीना तक वो हमारे संरक्षण में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और 7 महीने के बाद आपके छोटे भाई बहन मित्र बंधु जितने भी आएंगे, मेरे पास मेरी गारंटी है कि मैं उनको ऐसा मिसाइल बनाकर निकाल दूंगा कि वो रीजनिंग का मिसाइल जहां जहां फूटेगा उस सेंटर से वो रिजल्ट लेकर आएंगे, यानी रीजनिंग से स्कोरिंग कर पाएंगे। इसकी गारंटी मैं 100% देता हूं। अब देखिए, ये बैच सुबह 9 बजे से 10 बजे अर्ली मॉर्निंग की बैच है, और ये किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस में साईं मंदिर के नजदीक मुसल्लापुर हाट पटना 6 में है। एडमिशन आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी आपके मित्र बंधु छोटे बंदे हैं, कलीग हैं, आप उनको इस बैच के बारे में बतला सकते हो कि सर की बैच आ रही है, 7 मंथ चलेंगे, सुबह 9 से 10 है, और आप गारंटी ले सकते हो उनके लिए कि आप अच्छे जगह उनको भेज रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अच्छा देखिए, तो एनालॉगी का प्रश्न, कभी कभी क्या होता है ना कि एनालॉगी और ऑड मैन आउट एक ऐसी विषय वस्तु है जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे डिपेंड ही नहीं होती है। कौन कौन? तो एनालॉगी और ऑड मैन आउट, और खास कर करके जो ये वर्ड एनालॉगी होते हैं, शब्दों पे आधारित जो एनालॉगी होते हैं, ये एनालॉगी में कोई लॉजिक नहीं, कोई थ्योरी नहीं, इसमें बस कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो नॉलेज। अगर आपके पास इसका नॉलेज है, दैट मीन्स आप क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हो, और यदि सेक्टर का नॉलेज नहीं है तो आप कितना भी एड़ी चोटी का दम लगा लो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को टिक नहीं कर सकते हो। यानी इसमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती है, खास करके किसमें? वर्ड एनालॉगी। हाँ, लेटर एनालॉगी आएगा, वहां कॉन्सेप्ट की बात होगी। डिजिट एनालॉगी आएगा, वहां कॉन्सेप्ट की 100% बात होगी। लेकिन जब वर्ड एनालॉगी आएंगे, यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहां प्योर नॉलेज चलता है। अगर आपको पता है, इसकी जानकारी है, आप जवाब दे सकते हो। तो देखिए, कहता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगोत्री एक स्थान है, वहां से निकलती है। उसी प्रकार गोदावरी नदी कहां से निकलती है, तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा। शिवानी कश्यप जी कहती है अमरकंटक से। नहीं बाबू, अमरकंटक से गोदावरी नहीं निकलती है, शायद सतलज निकलती है अमरकंटक से। तो गोदावरी कहां से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, ये नागपुर पहाड़ी का हिस्सा है। आगे चलेंगे। देखिए, 5 लड़के ए बी सी डी ई और 5 लड़कियां पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के आमने सामने 2 पंक्ति में बैठे हैं। यानी आज डबल लाइन का अरेंजमेंट फिर से देखने को मिल रहा है। अब देखो क्या कहता है, लड़के एक पंक्ति में और लड़कियां दूसरी पंक्ति में बैठी हैं। सी केंद्र में बैठा और ए उसके बाईं ओर। अब कहीं नहीं बताया है कि लड़का को ऊपर रखिए या लड़की को नीचे रखिए। और जब आमने सामने बैठे हैं तो ये राइट रख लो और ये लेफ्ट रख लो, ये राइट रख लो और ये लेफ्ट रख लो। अब बॉयज को आप नीचे रख लो, तो लड़के कौन है? तो ए से लेकर ई तक को आप नीचे रख लो, और लड़कियां कौन है? तो पी से लेकर टी तक लड़कियां हैं, उसको आप ऊपर रख लो। तो नीचे आपने लड़कों को रखा और ऊपर आपने किसको रख लिया? तो लड़कियों को रख लिया। अब ध्यान से समझोगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सी केंद्र में बैठा है, तो सी जब बाबू केंद्र में बैठा है तो सी के दाएं भी 2 जन होंगे और सी के बाएं भी 2 जन होंगे। 5 लोगों की व्यवस्था हो गई, तो एग्जैक्ट उसके सामने जाकर 5 लोगों की व्यवस्था कर लो। अब देखो क्या कहता है, और ए उसकी बाईं ओर बैठा है, तो सी केंद्र में बैठा है और ए जो है ना बाबू वो इसकी बाईं ओर बैठा है। अच्छा देखिए क्या कहता है, डी बी और सी के बीच में बैठा है। तो डी किसके बीच में बैठा है? तो डी बी और सी के बीच में बैठा है। ये भी लाइन खत्म हो गया। फिर कहता है जो ई से 2 सीट की दूरी पे है। तो कौन ई से 2 सीट की दूरी पे है? अच्छा, डी बी और सी के बीच में बैठा है, हो गया। टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है। तो देखिए टी जो कहां बैठी है? तो एस के बाईं ओर बैठी है। और जो किसके लिए? तो टी के लिए। यानी टी कहां बैठी है? तो बी के सामने बैठी है। जो ई से 2 सीट दूर है, तो जो किसके लिए? एस के लिए। तो एस किससे 2 सीट दूर है? तो ई से देख लो 1 सीट 2 सीट दूर है, यानी तीसरे सीट पे है। आगे चलते हैं।
P Q और R के बीच में बैठी है। अब P जब Q और R के बीच में बैठी है तो P का रखने का यही पोजीशन होगा और एक तरफ से Q और एक तरफ से R कवर करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि R इधर हो और Q इधर हो। अब देख लो प्रश्न क्या पूछते हैं, E के सामने कौन बैठी है, तो E के सामने या तो Q बैठेगी या तो E के सामने R बैठेगी। अब देख लो Q भी ऑप्शन में हमारे पास है और R भी हमारे पास ऑप्शन में है, तो इस कंडीशन में जो पहले आएगा आप उसको आंसर लगा लेना। तो Q पहले आया है तो Q को आंसर लगा लेना। एक बार इंग्लिश में चेक कर लो क्या, 5 बॉयज ABCD एंड ER and 5 girls PQRST are sitting in 2 rows facing each other in such a way that boy are in one row and the girl are in the same row. C sits at the center and A sits to his left. ठीक है, D is sitting between B and C. D is sitting between B and C. Okay. T who sits the left of S. T who sits the left of S sits opposite to B. Clear है? Who is 2 सीट अवे फ्रॉम द E? Who is यानी कि कौन, तो C जो है, D जो है 2 सीट अवे है। ठीक है, फिर कहता है P is sitting between Q and R. P is sitting between Q and R. Whose among the following is sitting in the front of E? हम तय ही नहीं कर सकते कि R है या Q है, तो Q पहले है R बाद में है, तो इस सिचुएशन में आप Q को आंसर करोगे, यानी ऑप्शन नंबर C आपके लिए जो है वो बेस्ट आंसर होंगे। अच्छा देखो भाई, ये क्वेश्चन जो था ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन मिला था, मजा आ गया इसको बनाकर। अक्सर हम लोग के पास ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 37, 43 और 20 से 16 लाने की कोशिश करते हैं, 67, 73, 30 से 24 लाने की कोशिश करते हैं, आएगा ही नहीं चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है आपके इस हर वाले एग्जाम में, यानी 2022 में ये पूछे गए क्वेश्चन है। अब देख लो क्या है क्वेश्चन में, 37 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो 47, और 47 में 10 अगर जोड़ दोगे तो 67 हो जाएंगे। इसी तरह से देखो 43 में 10 जोड़ोगे तो 53 हो जाएंगे, और 53 में 20 जोड़ोगे तो 73 हो जाएंगे। अच्छा फिर से देखो, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 हो जाएंगे, और 25 में 5 जोड़ोगे तो 30 हो जाएंगे। इसका मतलब यहां से पहुंचना है वहां। तो बताइए अगर 16 है और 16 से 24 पहुंचना है, तो 16 में अगर हम 18 रखते हैं यहां तो 2 जुटेगा और 2 के बाद सीधे 6, लॉजिक नहीं गया, कम हो नहीं सकता है क्योंकि आगे बढ़ रहा है, तो इकलौता 20 है जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो देख लो 16 में 4 जुटे तो 20 हो गए, और 20 में 4 जुटे तो 24 हो गए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देख लीजिए बेहतरीन और मजेदार वाला क्वेश्चन था, यानी जो बंदे यहाँ पे काम करने में लग गए कि हम 37, 20 और 43 को जोड़ घटाओ गुना भाग करके और 16 प्राप्त कर लेंगे, उनसे ये क्वेश्चन कभी भी बनने वाला नहीं। यानी क्वेश्चन ने एक अलग लेवल को जनरेट कर दिया है। तो मे भी हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगली बार जब आप इस बार एग्जामिनेशन में बैठोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन से रूबरू हो जाओ। हो सकता है इस बार प्लस कर रखा है तो इस बार अगली बार प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, इनटू कर देगा, कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए 1 मिनट, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। ABCDE में से कौन सबसे ठिगना है, यानी कौन सबसे नाटा है। तो पहला कथन कहता है AE से लंबा है, AE से लंबा है किंतु D से ठिगना है। अब बताइए मेरे पास थे टोटल कितने, 5 लोग, और पहले स्टेटमेंट के अनुसार जानकारी मिली 3 लोग की, तो कह सकते हैं कि सर सबसे नाटा कौन है, कैसे बताएं, तीनों के तो बारे में जानकारी है। तो देखिए दूसरा डाटा क्या कहता है, कहता है B C से ठिगना है किंतु E से लंबा है। तो B जो है ना वो C से ठिगना है किंतु E से लंबा है, तो इसमें भी 3 ही गो का जानकारी है, इससे भी नहीं बता पाएंगे। तीसरा कहता है, तीसरा डाटा कहता है D C से लंबा है, तो D किससे लंबा है, तो C से लंबा है, और A B से लंबा है, और A किससे लंबा है, तो B से लंबा है। देख लो इसमें भी 4 ही लोग के बारे में जानकारी है, तो इससे भी पता नहीं चलेगा। जब सबसे पता नहीं चला तो हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा,
ई के ऊपर ए भी है, ई के ऊपर डी भी है, ई के ऊपर बी भी है और ई के ऊपर सी भी है। तो ई के ऊपर दो जन यहाँ, ई के ऊपर दो जन यहाँ, जब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो बड़ा कौन है ये तो नहीं बता पाएंगे कि डी बड़ा है कि सी बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा ई है पता चल जाएगा। तो एक और दो को एक साथ जोड़ने पे आंसर मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बन रहे हैं। अब देखिए, अब हम एक और तीन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब एक और तीन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ए के नीचे बी आएगा और डी के नीचे सी आएगा। इसका मतलब है कि या तो ई या तो सी या तो बी, इस तीनों में से कोई हो सकता है। तो एक और तीन को जोड़ने पर आंसर नहीं आएंगे। अब कहता है एक दो तीन तीनों को जोड़कर देखिए। तो देखिए, जब हम एक दो तीन तीनों को जोड़कर देखेंगे तो डी के नीचे कौन है, सी है, चलो भैया, और डी के नीचे कौन है तो ए है, यानी इन दोनों के साथ वाइस वर्सा केस। ए के नीचे कौन है तो बी है और ए के नीचे कौन है तो ई है, यानी इन दोनों के साथ भी वाइस वर्सा केस। और दूसरा डाटा को हम कहेंगे कि सर बी से ऊपर सी है, तो देख लो बी के ऊपर सी है और बी के नीचे ई है तो बी के नीचे ई है, यानी तीनों डाटा को एक साथ मिलाने पर 1 + 2 + 3 को मिलाने पर भी हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, तो बी का वाइस वर्सा केस तो 2 नंबर हटवा लेगा, बी का वाइस वर्सा केस 2 नंबर क्या कर लेगा, हटवा लेगा। यानी इससे भी तीनों को मिलाकर भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि सर ई आंसर आएगा। तो देखिए यहां 1 नंबर भी आंसर जाने को तैयार है। अब जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा वो बच्चे डायरेक्ट कहेंगे डी नंबर और वो गलती कर देंगे, क्योंकि यहां दोनों के मिलने से भी आंसर मिल रहे हैं और यहां तीनों के मिलने से भी आंसर मिल रहे हैं। तो तीनों वाली बात पहले करी गई है, तो हम लोग आंसर किसको लगाएंगे, तो ए नंबर को आंसर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा मेरे क्वेश्चन में दम होता है, हाँ बाबू, दमदार क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो फिर एग्जाम में होता क्या है ना, मैं सब लोगों को देखा हूं कि आसान आसान क्वेश्चन करवा करके एकदम आपको ऐसा बना देते हैं कि आपको आसान की आदत हो जाती है, एकदम हलवा वाला खाने की आदत हो जाती है। और जब एग्जाम में जाते हो तो करे करे पत्थर चबाने को मिलते हैं, वहां दांत ही टूट जाते हैं, मुंह पकड़ के चले आते हो, नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आसान क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। आप लाइव में कम रहो चलेगा, लेकिन मैं टफ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि जितने बच्चे लाइव में रहोगे उतने बच्चे का सिलेक्शन हो गया, मेरा काम हो गया। काम तो हमारा यही है शिक्षक का कि आपका सिलेक्शन दिलवाना है, आपको कंप्लीट करवाना है। तो आसान क्वेश्चन मेरे पास नहीं मिलेंगे। चलिए देखिए, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, क्या मांग रहा है भैया, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। तो राखी 3 मीटर पहले उत्तर की ओर चलती है और उत्तर से अगर दायां मुड़ेगी तो पूरब में 4 किलोमीटर, उसके बाद पुनः दायां मुड़ेगी तो पूरब से दायां यानी दक्षिण में, तो उत्तर 3 और दक्षिण 2 ये कट गया। अब उत्तर में 1 बचा और पूरब में कितने, 4 बचे। अभी वो दक्षिण में जा रही है, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ती है, तो दक्षिण से दायां मुड़ने का मतलब पश्चिम में, तो पूरब 4 से पश्चिम 4 कट गया और वो 1 मीटर उत्तर में बच गई। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब देखो क्या कहता है, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, चल ली। उसके बाद दाईं ओर मुड़ करके 4 मीटर चलती है, चल ली। उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ करके 2 मीटर चलती है, चल ली। और अंत में दाईं ओर मुड़ करके फिर से 4 किलोमीटर चलती है और 4 किलोमीटर जैसे ही चलेगी तो पूछा प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये पूरा डिस्टेंस 3 है, इसमें ये 2 माइल से हो गया, तो ये डिस्टेंस 1 बच गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट देखोगे, सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये तो समस्या भरी बात है कि रोड एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये समस्या है। तो समस्या का समाधान करना होगा और समाधान करने का मतलब है कि हमें एक्शन लेना होगा। तो देखिए क्या कहता है, सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो क्या लोग वाहन खरीदना छोड़ देगा, वाहन खरीदना बंद कर देंगे तो दुर्घटना होना बंद हो जाएगा। तो ये 1 नंबर 2 नंबर गलत हो गया।
सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। बिल्कुल सही है। देखिए, दुर्घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि जो ट्रैफिक रूल होते हैं हम लोग उसको फॉलो करने में चूकते हैं, और जब हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करने में चूकेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। तो इस समय चाहिए कि सरकार जागरूकता कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे कार्यक्रम चला करके लोगों को जागरूक करे। अगर जागरूक करेगी तो यातायात के नियमों का पालन होगा, और यातायात के नियमों का अगर पालन हो रहा है सही से तो दुर्घटना जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसमें कमी दर्ज की जाएगी। यानी 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है। तो 1 नंबर किसमें दे रखा है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चंदन कुमार जी प्लीज सर एक बार 22 नंबर, पेशेंस रखिए बाबू, लास्ट में हम करवा देंगे 22 नंबर। देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका कसाई के साथ वही संबंध है जो जूता का मोची के साथ। तो बताइए, मोची क्या करता है, तो जूता बनाता है। तो कसाई क्या करेगा, तो हलाल करेगा। किसको हलाल करेगा, तो कसाई सब्जी को नहीं हलाल करेगा, प्लास्टिक को नहीं करेगा, लकड़ी को नहीं करेगा, मांस को हलाल करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत स्पीड से भागा है ना। तो पहले कितना है 24, फिर कितना है 70, फिर कितना है 200 वाट, और फिर कितना है वाट, और फिर कितना है 1864। बस अंतर निकाल लो, अंतर निकाल लोगे स्पष्टता पता चलेगा। तो देखिए, तो 10 में से 4 गए तो 6 बच गया, और यहाँ 6 में से 2 गए तो 4 बच गया, यानी 46 का अंतर आया। अच्छा फिर से देखो तो क्या हुआ है, 8 में से 0 गए तो 8, और 20 में से 7 गया तो 13, यानी यहाँ 138 का अंतर आ गया है। अच्छा अगर हम ध्यान से सोचे तो 4 तिहाई 12, 6 तिया 18, यानी यहां से 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहां से 3 बार मल्टीप्लाई करे क्या, क्योंकि पता तो चल गया था कि बहुत स्पीड से बढ़ा है तो मल्टीप्लाई है। तो 8 तिहाई 24 के लिए 4 हो गए, हाथ में 2 बचे, 3 तिहाई 9, 2 11 का, एक हाथ में 1 बचा, 3 1 3 1 4 हो गए। ठीक है, अब इसमें जोड़ो तो 8 4 12 के लिए कितने 2 हो गए, हाथ में 1 1 1 कितने तो 2 हो गए, और 4 2 6 हो गए, 622 दे रखा है क्या, दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चा इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे जब भी सीरीज धीरे धीरे करते बहुत स्पीड पकड़ ले तो समझ लेना भैया ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज है। जब भी सीरीज स्पीड पकड़े तो क्या समझ लेना, ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज है और उसमें मल्टीप्लाई जरूर हुआ है। अच्छा देखिए, दिए गए अंग्रेजी वाक्य में एफ की संख्या बतलानी है। तो एगो एफ यहां मिल गया, 2 एफ, 3 एफ, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद ये रहा 4 नंबर एफ, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एफ, 8 नंबर एफ, 9 नंबर एफ, 9 के बाद 10, 11 नंबर एफ, 11 के बाद 12 नंबर, 13, 14 नंबर, 14 के बाद 15 नंबर, यानी टोटल 15 एफ है जी। ऑप्शन ही नहीं दिया है, ज्यादा गिन लिए क्या। एफ की संख्या काउंट करो, 1 2 3। अच्छा बड़े वाले एफ की बात कर रहा है क्या, करके देखते हैं। 3, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद ये रहा 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 6 के बाद 7 नंबर, 7 के बाद 8 नंबर, 8 के बाद 9, 9 के बाद ये 10 हो गए, 10 के बाद रहा ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, और ये 14 नंबर, और ये रहा 15 नंबर। तो एफ की संख्या 15 है। अब सिर्फ कैपिटल एफ को ढूंढते हैं। तो देख लो भैया, ऐसे तो हमको एफ की संख्या कितनी मिल रही है, तो 15 मिल रही है, टोटल 15 एफ मुझे दिख रहे हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में 15 एफ है ही नहीं। तो अब चलिए, तो अब ग्रेटर वाले की संख्या देखते हैं, बड़े वाले एफ की। 1 हो गए, 1 2 हो गए, 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद तो कहीं बड़ा दिखा ही नहीं, ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 बड़े एफ है, 3 बड़ा एफ है, और 12 छोटा एफ है। 3 बड़ा एफ है और 12 छोटा एफ है। उसने सिर्फ एफ की संख्या काउंट करने बोली है, बड़े और छोटे की बात नहीं करी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, 13 कहां दिख रहा है, मुझे तो 15 एफ दिख रहा है। आप लोग को 13 दिख रहा है क्या, देखो तो, रेड से बनाता हूं, फिर आपको भी शायद 15 दिखने लगे। ये रहा हमारा पहला एफ, आगे चले, ये दूसरा एफ, ये तीसरा एफ,
तीसरे से आगे चलें, ये रहा हमारा चौथा एफ, ये रहा पांचवा एफ, ये रहा छठा एफ, ये रहा सातवां एफ, सातवें के बाद ये रहा आठवां एफ, आठवें के बाद ये रहा नौवां एफ, नौवें के बाद ये रहा 10, ये रहा 11, 11 के बाद ये रहा 12, ये रहा 13, ये रहा 14 और ये रहा 15। आंसर सही कर लीजिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ एफ कितने हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 15 है। ठीक कर लीजिए आंसर। इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? तो 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एफ है, तो आंसर 15 कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिलों की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। और दूसरा कहता है पिछले 2 महीने के दौरान XYZ लैपटॉपों की कीमतों में काफी कमी हुई है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पिछले 2 वर्ष के दौरान मोटरसाइकिल की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। कुछ भी कारण हो सकते हैं। और यहाँ पिछले 2 महीने के दौरान XYZ लैपटॉप की कीमत में काफी कमी आई है। तो एक जगह वृद्धि देखी जा रही है और एक जगह कमी दिखी जा रही है, और वो काफी कमी और काफी वृद्धि दिखी जा रही है। दोनों के पीछे का रीजन एक नहीं हो सकता है, दोनों के पीछे का कारण एक नहीं हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। तो देखिए, तो दोनों कथन स्वतंत्र कारण है? नहीं, दोनों कथन स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। कारण कुछ ना कुछ रहा होगा कि मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ती जा रही है, और कारण कुछ ना कुछ रहा होगा कि लैपटॉप की कीमत घटती जा रही है। बाबू लास्ट में बोला ना 22 नंबर डिस्कस कर दूंगा, पेशेंस रख लो। अब देखिए, फलों का रस की बात कर रहा है, शीतल पेय की बात कर रहा है और पेय पदार्थ की बात कर रहा है। तो ये पेय पदार्थ हो गया, और पेय पदार्थ में शीतल जल अलग हो गया और फलों का रस अलग हो गया। तो देखिए, ऐसी व्यवस्था किस में दे रखी है? तो ऐसी व्यवस्था डी में दे रखी है। तो आंसर हमारा डी हो गया। क्या किए हो भाई साहब? 9 6 15, 15 15 और 6 21 7 28, 7 चक्को 28। देख लो, कुछ नहीं किया, आपस में सबको जोड़ दिया। 6 6 9 और 7, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? तो 28। और बीच वाले को जो है ना वो गुना कर दिया, 7 गुने 4 कर दिया, तो 7 चक्को कितने हो गए? तो 28। इसी तरह से देखो, 14 1 15 15 30 15 30 और 10 40 और 40 और 5 45, तो इसको जोड़ने पे 45 आया, 9 पचे 45 हो गए। सेम काम इसके साथ कर लो। 8 + 8 16, 16 और 6 22 हो गए, 22 और 5, 22 और 5 कितने हो गए? तो 27 हो गए। 22 और 5 27 हो गए। तो 3 दे रखा है, तो 9 को अगर रख दोगे यहां तो 9 तिया 27 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए परफेक्ट और बेस्ट आंसर है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, पहले यहां था, फिर एक नीचे उतरा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां आया, तो अब बीच में आएगा। बीच में सब में है। अब पहले देख लो, पहले क्या किया? एन एम ने अपना पोजीशन पलट लिया, ठीक है। फिर क्या किया? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4, ओपी ने अपना स्थान बदला, एमएन ने अपना स्थान बदला, और नीचे 3 जो है ना ये ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा फिर से देखो तो क्या किया है? ओपी उठ करके इधर आ गया, एनएम उठ करके इधर आ गया, और 4 जो है ना वो 6 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा फिर से देखो क्या किया है? ओपी ने अपना स्थान बदल लिया, एनएम ने अपना स्थान बदल लिया, और ये 1 नंबर जो है वो यू में कन्वर्ट हो गया। अच्छा फिर से देखो क्या हुआ? एमएन उठ के इधर आ गया, ओपी उठ के इधर आ गया, और अब ये वाला 2 नंबर ने जो है अपना स्थान बदल लिया। तो अब क्या होने हैं? तो एनएम अपना स्थान बदलेगा, यानी एनएम आएगा, ठीक है। इसके बाद ओपी अपना स्थान बदलेगा तो पीओ आएगा, ऊपर यू जो है यू रह जाएगा, उसके बाद टी टी रह जाएगा। अब 1 के जगह पे कोई नया चीज आने वाला है, तो पहले एनएम ढूंढो। एनएम है, ओपी है, नहीं, खत्म। एनएम है, पीओ है, ठीक है। यू टी, आई नहीं आ सकता है क्योंकि आई बदलेगा, खत्म। एनएम है, ओपी है, यूटी है, ए6 है, एक्स देख लो, एक्स बिल्कुल नया है। तो एक्स जब बिल्कुल नया है तो यही सी नंबर जो है हमारे लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। सर लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चंस को इंग्लिश वर्जन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे हम लोग। देखिए बाबू पूछता है कि सर इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो देख लो यहाँ 1 2 का मतलब 3 हो गए,
एक दो का मतलब 3 हो गए, और एक दो का मतलब 3 हो गए, और एक दो का मतलब 3 हो गए। 3 3 6 3 9 3 चौको 12 ट्रायंगल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आंसर हो गए। यकीन बैच। आइए अब आते हैं 22 नंबर की बात थी ना, ठीक है, कुछ नहीं था, ध्यान से देखोगे कुछ किया ही नहीं गया 22 नंबर क्वेश्चन में। देखो 37 47 67, 37 47 67, ठीक है। पहले कितना प्लस हुआ 10, फिर कितना प्लस हुआ 20, ठीक है। 10 का दुगना 20। अब ध्यान से देखो 43 53 73, 43 53 73, कितने प्लस हुए 10, फिर कितने प्लस हुए 20। कोई दिक्कत? अब ध्यान दोगे 20 25 30, 20 25 30, कितने प्लस हुए 5, कितने प्लस हुए 5। यानी दो व्यवस्थाएं ऐसी चल रही थी, दो व्यवस्थाएं ऐसी चल रही थी जिसमें पहले से दूसरे में आने में +10 और दूसरे से तीसरे आने में +20 हो रहे थे। तो दो व्यवस्थाएं ऐसी चलेगी जिसमें 5 5 सेम है, तो अब यहां भी सेम होगा। तो जब सेम वाले को आप पकड़ने जाओगे तो यहां 16 है, यहाँ x है, और यहाँ 24 है। यानी आपको ऐसी व्यवस्था रखनी है जिसमें हमारे पास सारे सेम आने चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 20 को रखा तो देखो तो 16 + 4 20 हो गए, और 20 + 4 24 हो गए। यानी दो व्यवस्था इसमें ऐसी थी जिसमें +10 +20 था, और दो व्यवस्था इसमें ऐसी थी जिसमें कॉमन कॉमन जुड़ने थे। तो आप 16 5 21 करोगे तो 21 3 24 होंगे। आप 18 रख नहीं सकते, क्योंकि 18 रखोगे तो यहाँ 2 का अंतर आएगा और यहाँ 6 का अंतर आएगा। आप 14 रख दोगे तो कम होकर के ज्यादा हो जाएगा। आप 12 रख नहीं सकते। तो इस कंडीशन में बाबू आपको चंदन जी क्या रखना होगा, तो आपको इस कंडीशन में 20 को रखना होगा। तो आंसर हमारे लिए 20 जो है ना, यही सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। क्लियर है? तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। आज क्वेश्चंस काफी बेहतरीन बेहतरीन थे, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी आज बहुत थे, क्योंकि समय लगा है अच्छा खासा। तो आज टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी बहुत थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए आज की सभा बर्खास्त करते हैं। कल फिर से हमारी मुलाकात होगी। इस सप्ताह का लास्ट मुलाकात कल होगा, और फिर मंडे से हम लोग फिर से नए क्वेश्चंस के साथ गेम स्टार्ट करेंगे। तो फिर से बतला दूं, 27 तारीख दिन शनिवार सुबह 9 से 10 हमारी रीजनिंग की फाउंडेशन बैच आ रही है। जो भी आपके मित्र बंधु हैं आप उनको वहां भेज सकते हैं। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि गलत जगह भेज दिए हो सर के पास, वो बिल्कुल आपसे संतुष्ट होंगे कि आपने हमें अच्छा जगह भेजा है, आपने हमारी मदद की है। और बाकी जो बच्चे पटना में आसपास रह रहे हैं, फिर से मैं बता दूं, सैटरडे को दोपहर में 1 से 3 फिर से इस बार सैटरडे को हमारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस चलेगी रिवीजन बैच के नाम से, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा सा करने वाले हैं। और ये प्योर ऑफलाइन बैच होगी। तो आप किसान कोल्ड स्टोरेज में सैटरडे को 1 बजे से आ सकते हो। उसके लिए आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं। आप हर सैटरडे को आकर के एक्स्ट्रा चीज हमसे सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। फिर से हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी। हाँ, लेवल का क्वेश्चन जाता रहेगा। आप बाकी बच्चों को भी जागरूक अगर कर सकते हो तो कर लो, कि भैया आसान क्वेश्चन देख करके रिजल्ट नहीं होने हैं। जब तक कठिन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना नहीं सीखोगे, जब तक कठिन क्वेश्चन पे कब्जा नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। ये अपने मित्र बंधु को भी समझाओ, और साथ में मिलकर सब आओ। ज्यादा से ज्यादा जब लोग लाइव रहते हो तो हमारी एनर्जी और इफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है, ठीक है। तो लाइव को आप लोग बढ़ाओ, अपनी एनर्जी को हम बढ़ाते हैं, फिर दोनों मिलकर के करेंगे भाई, तो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? रिजल्ट को तो आना ही पड़ जाएगा। तो चलिए आज की सभा हम लोग बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर कल मुलाकात होगी नए जोश के साथ, नए प्रश्नों के साथ।